सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ को जलाया गया और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के पुतले को फांसी दिया गया और साथ में उनके पुतले को जलाया गया और तुर्की के झंडे को जलाया गया। और दोस्तों, तुर्की को और मुस्लिम दुनिया को भड़काने की कोशिश की जा रही है और किया गया, लेकिन मुस्लिम दुनिया ने इसको शांति के साथ प्रोटेस्ट किया और स्वीडन के अधिकतर इस्लामिक देशों ने स्वीडन के सफीर को बुलाया, उनके मिनिस्टर को बुला करके अपने देशों में और प्रोटेस्ट दर्ज किया और कहा कि इस तरह की बयानबाजी या इस तरह की जो हुर्मात आप कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। पिछली वीडियोस में जैसा मैं आपको बताया था। दोस्तों, अब आइए हम समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या, क्यों यूरोप जो है पागल होता जा रहा है तुर्की के खिलाफ और क्यों मुसलमानों के खिलाफ यूरोप मतलब एकजुट हो रहा है। आप समझ लें, पहले हम इसके कड़ी को जानते हैं। दोस्तों, ये साल 2023 है, हम आपको 100 साल पीछे लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, 1923 में खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया। ठीक, उसके बाद खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के बाद खिलाफत उस्मानिया पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज इस वीडियोस में मैं आपको वो 5 पाबंदियां बताऊंगा जिसकी वजह से खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया गया और जिसकी वजह से तुर्की जो है इतना पीछे रह गया। और दूसरी बात ये भी आप जान पाएंगे कि क्यों यूरोप जो है तुर्की को लेकर के इतना एक्टिव रहता है, क्यों तुर्की के खौफ में या तुर्की की दुश्मनी में पागल रहता है। इन तमाम बातों को आज हम आपको इस वीडियो में समझा पाएंगे। दोस्तों, आइए पहले हम जानते हैं मुआहिदा लौज़ान नंबर 1। 100 साल के बाद अब मुआहिदा लौज़ान खत्म होने जा रहा है। ठीक, और जिसे हम मुआहिदा लौज़ान कहते हैं, यह मुआहिदा जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने हलीफों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर करता है कि तुर्की अपनी बाउंड्रीज में बंद हो जाए। ठीक दोस्तों, उसके बाद और 5 शराइत जो है रखता है। कौन रखता है 5 शराइत? बरतानिया, उस वक्त की जो सबसे मजबूत सल्तनत थी, सल्तनत बरतानिया, तुर्की के सामने 5 बड़े शराइत रखता है। वो 5 शराइत आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद है और फ्रांसियों ने आज तक इस मुआहिदे को संभाल कर रखा है। और उस 100 साल में, इस 1923 से लेकर 2023 तक, इस 100 साल में कभी भी यूरोप ने तुर्की को इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने दिया। आइए हम जानते हैं कि वो 5 मुआहिदा क्या था, वो क्या 5 चीज था जिसकी वजह से तुर्की को मजबूर किया गया और खिलाफत को खत्म किया गया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जैसे ही खिलाफत उस्मानिया खत्म हुआ तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के जो है जवाल शुरू हो गए और जगह जगह मुसलमानों को परेशान किया गया और सबसे ज़्यादा यूरोप में मुसलमानों को परेशान किया गया। तो इसलिए यूरोपीय देशों ने मिल करके, यहूदियों ने मुसलमानों को क्या किया, उनकी सबसे बड़ी खिलाफत को ही खत्म कर दिया और फिर बाद में उस पर 5 पाबंदियां लगा दिया। दोस्तों, आइए अब हम शुरू करते हैं कि वो 5 पाबंदियां क्या है। दोस्तों, वो 5 पाबंदियों में से देखिए, पहली जो पाबंदी लगाई गई थी तुर्की के ऊपर वो ये था कि खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दी जाए और उनके तमाम जाननशीनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पहली शर्त बरतानिया ने अपने हलीफों के साथ मिलकर तुर्की के सामने ये रखा कि हम खिलाफत को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो खिलाफत यानी कि उस्मानिया खानदान के जितने भी लोग हैं, जो भी जाननशीन हैं, उन सबको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आगे क्या हुआ आप जानते रहेंगे। और बाद में खिलाफत उस्मानिया के तमाम लोगों को, यानी उस्मानिया खानदान के बेशतर लोगों को मुल्क बदर कर दिया गया, उनको जलावतन किया गया, उनको कत्ल किया गया और उनके तमाम जायदाद को जब्त कर लिया गया। जब उनके असासे जब्त किए गए तो मैं आपको बता दूं कि 3 बर्रे आजमों पर खिलाफत के असासे मौजूद थे, जिनको बाद में खिलाफत बरतानिया ने यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने कब्जे में लिया और साथ में तमाम खिलाफत के तमाम लोगों को मार दिया गया, जलावतन कर दिया गया। कहा जाता है कि मतलब मुकम्मल तौर से जो है तुर्की के यानी ओटोमन साम्राज्य के तमाम तर उसूल रसूख को मुकम्मल तौर से मनसूख कर दिया गया, खत्म कर दिया। दोस्तों, एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता चलूं। जिस तरह से आज यूक्रेन और रूस के जंग में
امریکہ اور یورپ جو ہے روس کو درکنار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح سے 1923 میں امریکہ اور ان کے اتحادی یعنی اس وقت کے برطانیہ برٹش سامراجیہ نے اسی طرح سے عثمانیوں کے ساتھ کیا اور ان کو مکمل طور سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. لیکن کہتے ہیں جن کو اللہ رکھنا چاہے انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ تھا پہلا، خلافت عثمانیہ کو ختم کر دی جائے اور ان کے تمام جانشینوں کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ تھا پہلا معاہدہ. اب آئیے دوستوں ہم دوسرے معاہدے کی طرف چلتے ہیں. دوسرے معاہدے میں ترکی کے اوپر یہ شرائط رکھا گیا کہ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا اور ترکی کے اندر سے اسلام کو مکمل طور سے ختم کر دیا گیا. یہ دوسرا معاہدہ. اب یہ دوستوں ہم چلتے ہیں تیسرا معاہدہ کی طرف. خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی، یعنی کہا گیا کہ اب جو ہے کوئی بھی خلافت نہیں کر پائے گا ترکی کے اندر، اور کوئی بھی جو بھی خلافت کرے گا اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی، اور خلافت کو مکمل طور سے بند کر دیا گیا. تو خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہ تھا تیسرا معاہدہ. چوتھا معاہدہ اور پانچواں معاہدہ دوستوں بہت ہی بھینکر ہے، آپ بھی سمجھ پائیں گے. جو ترکی کے ساتھ چوتھا معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ترکی معدنیات یعنی کہ تیل، گیس، پیٹرولیم جو ہے یہ سب چیزیں زمین سے نہیں نکالے گا، اور نہ ہی وہ دوسرے ملکوں کے اندر سے، یعنی جو تھا کہ ترکی معدنیات نہیں نکال سکتا چاہے اپنے ملک میں ہو یا دوسرے ملکوں میں. تو ترکی کے اوپر چوتھی جو پابندی تھی یہ بھیانک پابندی تھی کہ ترکی آج تک اپنے ملک کے اندر یا بیرونی ملک میں یا دوسری جگہوں پر سمندر کہیں بھی ترکی تیل، گیس، پیٹرولیم کے ذخائر، معدنیات جو بہت زیادہ ترکی کے اندر پایا جاتا ہے وہ آج تک ترکی نہیں نکال رہا ہے، کیونکہ 100 سالہ پابندی تھی. اس کے بعد دوستو جو پانچویں پابندی تھی وہ یہ تھی کہ باسفورس کے سمندر کو بین الاقوامی سمندر قرار دیا. یعنی کہ برٹش سامراجیہ نے اور ان کے حلیفوں نے مل کر کے ترکی کے اوپر پابندی لگا دیا، اوٹومن سامراجیہ کو ختم کر کے، اور ترکی کے اوپر پابندی کے ساتھ یہ بھی پابندی لگا دیا کہ باسفورس کے سمندر کو بین الاقوامی سمندر قرار دیا. کہا کہ یہاں سے آنے والی جہاز، جانے والی جہاز، رکنے والی جہاز سے آپ 1 روپیہ ٹیکس نہیں لیں گے. دوستو وہ 3 معاہدہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا. پہلا، خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا. دوسرا، ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا گیا اور ان کے اندر سے اسلام ختم کر دیا. اور تیسرا معاہدہ خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور آگے کوئی بھی خلافت کے اوپر. اور جو چوتھا معاہدہ ترکی معدنیات نہیں نکال سکتا. دوستو پچھلے 100 سال سے ترکی نے 1 لیٹر بھی پیٹرول، ڈیزل، گیس وغیرہ اپنے دیش یا جو ان کے حصے میں سمندر آتا ان کے اندر سے نہیں نکالا. اب دیکھیے کیوں نہیں نکالا، کیوں پابندی تھی. اب کیا یہ آ گیا ہے 2023 اور حکومت کس کی ترکی کے اندر ہے؟ ایک مضبوط لیڈرشپ ہے جو طیب اردغان کے کس میں ہے؟ لیڈرشپ میں ہے اور ان کے ساتھ مل کر کے ہے. دوستو یہ کڑی یہی نہیں ہے، یہ کڑی اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 15 سال میں 2005 کے بعد سے لے کر کے 8 اور 8 سے لے کر کے 13 پھر 16 اس طرح کر کے ترکی کے اندر بہت بڑے بڑے معاملات ہوئے، لیکن اردغان سرکار کو کوئی نہیں گرا پایا، کیونکہ اردغان سرکار کو کس کی؟ پبلک کی حمایت حاصل ہے اور ترکی کے لوگ بہت اسلام پسند ہے. تو دوستو اسلام کو بھی ختم کر دیا گیا، ان تمام معاملات ہو گئے. لیکن ان میں جو تھا ترکی کے اوپر پابندی لگا دیا کہ آپ نہیں تیل نکال سکتے ہیں، آپ نہیں سمندر کے باسفورس کے سمندر سے آپ جو ہے آپ ٹیکس نہیں وصولیں گے. لیکن اب جیسے ہی یہ معاہدہ لوزان یعنی کہ 2023 چل رہا ہے، اب معاہدہ لوزان ختم ہو چکا ہے، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جو کاغذ کا ٹکڑا موجود ہے فرانس کے اندر، اب اس کاغذ کی ٹکڑی کوئی اہمیت نہیں رہی کیونکہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہو گیا. اب ترکی کرے گا کیا؟ آپ اگر چاہیں میں آگے آپ کو ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا. اب دیکھیں ترکی 2023 آ گیا ہے، 100 سالہ معاہدہ ختم ہو گیا اور ترکی کے اندر ایک مضبوط لیڈرشپ موجود ہے، وہ ان کا نام طیب اردغان ہے جن کے اس میں. اور ترکی دنیا کے 20 طاقتور ملکوں میں اور 20 مضبوط ارتھ ویوستھا والی دیشوں میں شامل ہے. اس کے بعد دیکھیں ترکی نے وہ تمام چیزیں مکمل کر لی ہے جو ترکی کو دوبارہ سے خلافت دلانے میں مدد کرے گی اور دوبارہ سے خلافت قائم کرنے میں مکمل طور سے ترکی کی مدد کرے گی. اب کیا ہے کہ جیسے ہی 100 سالہ ہو گیا ہے، اب آگے ترکی کا پلان دیکھیں. سب سے پہلے تو ترکی جو ہے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ترکی کے اوپر جو تیل اور گیس نکالنے کی معدنیات نکالنے کی جو پابندی لگی ہوئی تھی، اب ترکی اس پابندی سے آزاد ہوگا اور ترکی اپنے آس پاس کے دیشوں میں بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کالا ساگر میں بہت سارا تیل گیس کے ذخائر موجود ہے اور ترکی کے کئی ساری کمپنیاں وہاں پہ
मतलब उन्होंने अपना झंडा तो गाड़ दिया है, सारा सिस्टम वहाँ मौजूद है, लेकिन वो अभी तक तेल नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मुआहदा चल रहा था, इस साल खत्म होगा तो अब वो देखेंगे तेल। तो अब तुर्की का जो प्लान है वो सबसे पहले तुर्की अपने देश के अंदर से तेल निकालेगा। पहले तो वो अपने मुल्क की जो तेल की सिचुएशन उसको ठीक करेगा, फिर दुनिया भर में वो तेल बेचेगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा काम करेगा तुर्की, कि बॉस्फोरस के समंदर के अंदर से जो जहाज आ रही है जा रही है, जिसको बर्तानिया ने और उनके हलीफ मुल्कों ने मिलकर के पाबंदी के साथ कह दिया था कि बैनुल अक़वामी समंदर, अब तुर्की क्या करेगा, उस समंदर के ऊपर दोबारा से अपना कब्जा करेगा और अपनी हुक्मरानी जमा करके अब जो भी समंदर के अंदर से, यानी बॉस्फोरस के समंदर से जो भी जहाज गुजरेगी, तुर्की उनसे टैक्स वसूलेगा। और टैक्स मैं आपको बता दूं कि स्विस कनाल आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, दुनिया भर की जो है इकलौती ऐसी नहर है जिसके अंदर से दुनिया के 50% से ज्यादा तिजारत का हुजूम इसी मोहल्ले से गुजरता है। और स्विस कनाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो समुद्री एरिया है जो कंटेनर शिपिंग जहाज को लेके जाता आता है, वो है बॉस्फोरस। अब तुर्की बॉस्फोरस पे कब्जा करेगा और वहां से टैक्स वसूलेगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि तुर्की सिर्फ इस टैक्स से इतना पैसा जमा कर लेगा कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। और दोस्तों किसी भी मुल्क से जंग झगड़ा या दुश्मनी होने की सूरत में तुर्की उन तमाम मुल्कों के, जिनसे तुर्की का 36 का आंकड़ा चल रहा है, चलेगा आगे, उन तमाम मुल्कों से तुर्की अपने हुदूद को इस्तेमाल करने के बारे में कह देगा कि आप हमारे हुदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और तुर्की मना कर देगा कि आप हमारे इस हुदूद से नहीं जा सकते। इससे तुर्की दुनिया पे ऑलरेडी राज करने की पोजीशन में आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये जो सबसे अहम मुद्दा है, और तुर्की इतना मजबूत है, तुर्की के पास आप देख लें, पाकिस्तान के बाद, ईरान के बाद सबसे मजबूत देश है, जिनके पास अपनी एक बेहतरीन फौज है, बेहतरीन इकोनॉमी है, और बेहतरीन जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी दुनिया के 10 मुल्कों में तुर्की आ जाता है। तो ये जो उनको खिलाफत को दोबारा से कायम करने के लिए चाहिए, वो तमाम चीजें तुर्की के पास मौजूद है, जिससे वो खिलाफत को बआसानी कायम कर सकता है। अब देखें दोस्तों, तुर्की के खिलाफ क्यों इतने सारे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं और क्यों भड़काने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को। देखिए, ये मुआहदा अब हो जाएगा खत्म, तुर्की आजाद हो जाएगा। अब जब तुर्की आजाद होगा तो एक तो ऑलरेडी तुर्की बहुत मजबूत देश है, उसके बाद तुर्की तमाम इस्लामिक देशों को, जो इस्लामिक देश है जो थोड़े परेशान है या जो कमजोर है, तुर्की पहले उन तमाम देशों को एक जगह जमा करेगा, फिर एक अलायंस बनाएगा। जिस तरह से आपने सुना होगा कि नेटो अलायंस है और भी दीगर दुनिया में कई सारे अलायंस बने हुए हैं, तो इस्लामिक अलायंस तुर्की बनाएगा, फिर तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ इकट्ठा करेगा। और उनके बाद फिर देखेंगे आप कि तुर्की इन लोगों के साथ जो पिछले 100 साल से मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करते हुए आ रहे, यहूदी हो जो भी हो, और यूरोप की जो राजधानी दुनिया भर पे कायम है, तुर्की इसको मुकम्मल तौर से ना सही लेकिन इसके कमर को तुर्की तोड़कर रख देगा। इसीलिए यूरोप दिन ब दिन और देखेंगे कि वो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। उनको पता है कि ये बयानबाजी करेंगे तो मुसलमान की भावना भड़केंगे, फिर तुर्की सबसे पहले आगे आएगा, हम फिर से पाबंदी लगा देंगे। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस दफा उम्मत मुस्लिमा यानी मौजूदा जो इस्लामिक देश है वो भी समझदार है, और तमाम देशों का तुर्की के साथ मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत है कि वो तुर्की को किस तरह से आगे बढ़ाने का और तुर्की किस तरह से इस्लामिक देशों को लेके चलता है। अब आइए दोस्तों, मैं आपको आखिरी के 2-4 फैक्ट्स आपको बताता चलूं ताकि आप समझ पाएंगे कि ये इस्लाम के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ और उर्दगान के खिलाफ क्यों यूरोप पागल होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, आप अगर पिछले 15 साल इतिहास को उठा करके देख ले तो दुनिया भर में जहां पर भी मुसलमानों पे जुल्म सितम हुआ है, वहां अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई है तो वो है तुर्की, और वो है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया जो है अमीना एर्दोगान। और उनके बाद दोस्तों, चाहे वो मामला है फलस्तीन हो, बर्मा हो, कश्मीर हो, उसके बाद दोस्तों श्रीलंका के अंदर होने वाले हालात, तो जितने भी दुनिया भर में जहां भी मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है या मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि तुर्की सबसे पहले आगे आता। और ये बात यूरोप को बिल्कुल नहीं भा रहा है, और यूरोप को इस बात का डर है कि जब खिलाफत ये ले आएंगे, ये मुआहदा खत्म हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी इनकी बात हमें माननी पड़ेगी, तो इससे पहले हम तुर्की को मुकम्मल तौर से रोकने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं के चलते कभी आप देखेंगे स्पेन में, कभी स्वीडन में, कभी अमेरिका में, कभी इस तरह से मतलब यूरोपीय देशों में तुर्की के खिलाफ बयानबाजी, इस्लाम को भड़काने का, कुरान जलाने, इस तरह की बातचीत होती रहती है। तो हमें इस चीज को समझना होगा और हमें लोगों को भी बताना होगा किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो एक मुस्लिम देश पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक करने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम जानकारी जो आपको बताना जरूरी था, और वो 5 फैक्ट्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी वो यही था जो आपने सुना।
تو دوستوں آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیوز. اور دوستوں اگر اب تک آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جا سکے. تو دوستوں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیوز میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.